अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियर एकेडमी। आज हम अपने बायोलॉजी क्लास 11th का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड सेशन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। लास्ट सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस दिए थे, स्टार्टिंग का पढ़ाया था, इंट्रो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया बायोकेमिस्ट्री क्या है भाई। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि जिसमें हमारे पास केमिकल्स और लाइफ का जो भी इंटरेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, हम उससे डील करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेस कर रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेस है। जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हमारी बॉडी में हो रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, जो भी बायोलॉजी और केमिकल का रिलेशन है, हम वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंस हमने पढ़े बायोकेमिस्ट्री के कि ये हमें जो है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर से लेकर हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, डीएनए के थ्रू हो रहा है, एंजाइम्स प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं, ये सब भी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो है डिफरेंट डिजीज़ेस, एबनॉर्मल डिजीज़ेस को कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी कि आपके बॉडी में जितने भी एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हो रहे हैं जिनकी वजह से डिजीज़ेस होते हैं, तो ये उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी। इसके अलावा अल्टीमेटली ये हमारे साथ क्या करती है कि हमें एक मेडिसिनल लाइफ का जो है डोर खोल के दे रही है, जहाँ पे हमें डिफरेंट मेडिसिन के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको बायोकेमिस्ट्री की वजह से मिलते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ को भी एक्सप्लेन करती है, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं जिनकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज एंड इश्यूज कॉज होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज हैं बायोकेमिस्ट्री की, उनकी वजह से हम लोग ये इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं और ये बात समझ पा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी चैलेंजिंग और बेसिक, या फिर आप कह सकते हो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जो कि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं बायोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड, कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो भी बड़े बड़े चैलेंजिंग डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी, वो नए कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज और बायोकेमिस्ट्री की वजह से सॉल्व हो रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना आसान हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम लोग की बॉडी में सबसे पहले एटम्स केमिकली बॉन्ड होते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फिर सेल्स बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, देन आपका ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कि आपका जो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो केमिकली बॉन्डेड एटम से सबसे पहले बनती है, और इसका मतलब केमिकल से बनती है। केमिकली बॉन्डेड मतलब केमिकल होगा ना वो, तो या तो आप कह लो केमिकली बॉन्डेड एटम से बन रही है या केमिकल से बन रही है। ठीक है। इस जो कि हमारी जो है सेल थ्योरी, जो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने दी थी, वो सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट हमें बता रही है, वो ये है कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है सेल का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन दियर केमिकल कॉम्पोजिशन, कि सेल का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, यानी कि जो भी उसके अंदर जिस तरह भी बॉन्डिंग हुई होगी, जो भी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी बेसिस पे उस सेल का स्ट्रक्चर भी होगा और उस सेल का फंक्शन भी उसी की बेस पे होगा कि वो क्या करता है परफॉर्म। नाउ अब हम आगे मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड लेक्चर पे। तो देखें इस पे लिखा हुआ है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इसी वजह से ये ज़रूरी हो गया कि हम सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन जानें कि सेल बना कैसे, क्योंकि हम सेल का जब केमिकल कॉम्पोजिशन जानेंगे तो फिर तभी हमें पता चलेगा कि सेल का काम क्या है, एंड रिएक्शंस भी जाने जो सेल के अंदर हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस। बात समझ आ रही है कि इट इज़ नेसेसरी, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ें और जितने भी रिएक्शंस उस सेल में हो रहे हैं वो भी पढ़ें, ताकि हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पता चल सकें और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म्स पता चल सकें, डिफरेंट प्रोसेसेस फंक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो भी पता चल सकें, क्योंकि हर सेल का फंक्शन अलग होता है ना, डिफरेंट सेल्स अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दी केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल का, ये वाली चीज़ देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, सेल का जो स्ट्रक्चर
और फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, सेल के केमिकल कॉम्पोजिशन पे। एंड दैट्स वाई, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, और अलग अलग सेल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो उस सब के लिए हमें सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ता है। अब आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ हम। ठीक, तो मूव करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। ठीक, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। अब हम सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो भाई क्या है सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन, कि इट इज ऑलरेडी established that all living organisms are structurally composed of cells। हम ये सब जानते हैं कि सेल क्या है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। ठीक, अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन सेल होना जरूरी है। तो हम ये बात जानते हैं, लिविंग सेल कंटेन्स अ लिविंग मैटर, और लिविंग सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है। जो सेल है उसके अंदर एक लिविंग मैटर होता है। उस लिविंग मैटर का नाम क्या है, सेल कंटेन्स लिविंग मैटर, जिसका नाम हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इस नाम को याद रखना है कि सेल कंटेन्स लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म is still not perfect. Okay, the actual chemical composition of protoplasm is still not perfectly known। जो actual chemical composition है प्रोटोप्लाज्म का, वो अभी तक नहीं पता है कि एक्चुअली वो कैसा है, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। हाउएवर, बस इतनी बात हमें पता चली है कि केमिकली उसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है, केमिकली इट कंटेन्स 70% to 90% ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, H2O। ठीक है, इफ द वाटर इज इवेपोरेटेड, अगर वो कह रहे हैं इफ द वाटर इज इवेपोरेटेड, एवोपरेटेड की स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, ये इवेपोरेटेड। ओके, दिस इज द स्पेलिंग। इफ द वाटर इज इवेपोरेटेड, अगर वाटर को उड़ा दिया जाए। अभी उन्होंने क्या बताया कि सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है। वो लिविंग मैटर क्या है, सिंपल सी चीज, प्रोटोप्लाज्म। वो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कॉम्पोजिशन अभी तक हमें करेक्टली नहीं पता, मगर केमिकली हमने कुछ जो भी अंडरस्टैंडिंग करी है इसके बारे में, तो हमें इतना पता चले कि केमिकली कॉम्पोजिशन में इसके पास 70% to 90, दिस इज 90 नॉट 9, 90% ऑफ वाटर H2O इसमें मौजूद होता है। अगर वो कह रहे हैं इसका वाटर उड़ा दिया जाए, सो व्हाट हैपेंस, जो रिमेनिंग मास बचेगा किसका, सेल का, रिमेनिंग मास ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म। अगर इसमें से ये पानी को रिमूव कर दिया जाए, एवोपरेट कर दिया जाए, तो जो रिमेनिंग मास है सेल का, वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ड्राई वेट। ड्राई वेट क्यों कहला रहा है, क्योंकि पानी ही निकाल दिया उसमें से, सही है ना, पानी को सारा एवोपरेट कर दिया। अगर सपोज पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, तो जो जितना भी रिमेनिंग मास होता है सेल का, तो वो क्या कहलाता है, ड्राई वेट। दिस इज W। ओके, ड्राई वेट कहलाता है। नेक्स्टली मूव करते हैं। अब हमारे पास आती है बात के ड्राई वेट ऑफ सेल। अच्छा, द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल, कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर आपका चैप्टर अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। मेनली जो आपके चैप्टर का नाम है वो चीज़ शुरू हो रही है। अब वो क्या है, लेट मी टेल यू।